जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां, जहांगीर के बेटे शाहजहां। शाहजहां ने जो थ्रोन लिया, मतलब तख्त पे आए शाहजहां, तो वो अपने राइवल ब्रदर्स को मार के, ये जुमला हाईलाइटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके अब यही जुमला आएगा, अपने भाइयों को मार के तख्त पे बैठा जो भी बादशाह से। तो टुक द थ्रोन बाय किलिंग आफ्टर किलिंग राइवल ब्रदर, जो भी राइवल ब्रदर्स थे, अब जाहिर है एक ही बैठे, एक ही बादशाह होता है ना, तो जो भी राइवल्स थे सबको बनना होता है, भाई मैं भी तो बेटा हूँ, मैं भी तो बेटा हूँ, तो सबको मार के शाहजहां, जो राइवल्स थे, जो तख्त के लिए आ रहे थे, उनको मार के शाहजहां ने तख्त ले लिया। और फेमस ये किस लिए, शाहजहां बहुत स्पीड से जाएगी क्योंकि पूरा मुगल एम्पायर तो नहीं डिस्कस कर सकते हम, ठीक है, एक को भी डिस्कस नहीं कर सकते डिटेल में, एक लाइन के अंदर पूरी 5-5, 6-6, 8-8 साल की हिस्ट्री खत्म हो रही है। फेमस फॉर बिल्डिंग ताजमहल, इन्होंने अपनी वाइफ मुमताज़ महल, जो उनकी फेवरेट वाइफ थी, उनकी मेमोरी में, उनके मरने के बाद, अपनी बीवी के मरने के बाद ताजमहल बनवाया मुमताज़ महल की मेमोरी में, ठीक है, मतलब उस मकबरे को मुमताज़ महल जहाँ दफन थी पूरा एक ताजमहल की शक्ल दे दी, जो कि आज भी है टूरिस्ट स्पॉट है। ट्राइड टू एक्सटेंड द एम्पायर, शाहजहां ने भी एक्सटेंड करने की कोशिश की एम्पायर को पर्शियंस के अगेंस्ट। अब पर्शियंस मैंने आपको बताया कि अगर हिंदुस्तान इधर है तो पर्शियन इस तरफ है, और पर्शियंस और मुगल्स की जो वॉर हुई थी ना, पहले तो पर्शियंस ने कंदाहर टेक ओवर कर लिया था, वो अफगानिस्तान में कंदाहर, तो वो जहांगीर के दौर में टेक ओवर कर लिया था। अब शाहजहां के दौर में दोबारा कंदाहर पे अटैक किया, शाहजहां को 1 लाख की फोर्स लगी क्या, और कंदाहर से भी ज़्यादा की कोशिश थी, कंदाहर ओवरटेक कर तो लिया शाहजहां ने, लेकिन अभी लिखा है कैंपेन्स अगेंस्ट द पर्शियन, पर्शियन से ले तो लिया कंदार, लेकिन अगली लाइन क्या लिखा, बट हिज वॉर्स वर कॉस्टली एंड इनइफेक्टिव, मतलब शाहजहां की लड़ाइयाँ में पैसे भी बहुत खर्च हो रहे थे और इफेक्टिव भी नहीं थी। अब तो कंधार तो ले लिया, फिर इफेक्टिव क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि कंधार फिर 8-10 साल बाद, 10 साल बाद दोबारा जो है वो सफावीद ने अटैक किया। पहले सफावीद ने अटैक किया, कंधार ले लिया जहांगीर के दौर में, फिर शाहजहां के दौर में सफावीद से कंधार ले लिया, फिर सफावीद ने दोबारा अटैक किया, दोबारा कंधार टेक ओवर कर लिया, इसलिए इवेंचुअली इनइफेक्टिव ही रहा हो, मुगल के कब्जे में रह नहीं पाया। लेकिन इसके दौर में, शाहजहां के दौर में पोर्चुगीज़ को शाहजहां ने शिकस्त दी। उसमें रीज़न क्या था, वैसे रीज़न यह है कि किसी मुस्लिम गर्ल्स को जो है पोर्चुगीज़ फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो ये खबर मिलने पे उनके खिलाफ जंग छेड़ दी, और पोर्चुगीज़ जो कि ट्रेड कर रहे थे वो भी इंडिया में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी मौजूद थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट थे, और दोनों आपस में राइवल थे, पोर्चुगीज़ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और पोर्चुगीज़ का लेकिन पूरे तौर पे इन्फ्लुएंस फिर भी ख़त्म नहीं हुआ था जिस एरिया में वो थे, तो फाइनली आखिरी एरिया से भी इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया शाहजहां के दौर में। इन 1657 ही फेल सीरियसली इल, शाहजहां की तबीयत ख़राब हो गई 1657 में। वैसे शाहजहां की जो डेथ हुई थी वो 16 लिखा हुआ नहीं है, 1666 में हुई थी शाहजहां की डेथ, लेकिन अभी तबीयत ख़राब हुई है, और यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया कि भाई आगे 4 बच्चे हैं, उसमें सक्सेसर कौन बनेगा, और चारों गवर्नर्स हैं, बड़े बड़े एरियाज़ के गवर्नर हैं, मतलब सबकी आर्मीज़ हैं, तो ये सडन इल होना ऐसा था कि अब ये वाले मसले आना शुरू हो जाएंगे सक्सेशन के, मतलब कौन नेक्स्ट आएगा। और इस सक्सेशन की वॉर के अंदर मतलब सबसे जो प्रेफर्ड सन था दारा शिकोह ही था कि भाई ये सबसे बड़ा है, इसको ही सक्सेसर बनाएंगे। तो मुराद और औरंगजेब ने मिलके, जो दारा शिकोह के 2 भाई, 4 भाई थे वैसे, मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह सबसे बड़ा, और शाह शुजा, तो मुराद और औरंगजेब ने मिलकर सबसे पहले दारा शिकोह के लिए मार्च किया, मतलब वहाँ रवाना हुए दारा शिकोह की तरफ, जो कि अपने बाप के साथ था, आगरा से 13 किलोमीटर पास, और वहाँ पर बैटल ऑफ सेमूगढ़, बैटल ऑफ सेमूगढ़ जो कि आगरा से 13 किलोमीटर के फासले पर थी, वहाँ पर इनके फाइट हुई, और मुराद औरंगजेब ने उसको दारा शिकोह को शिकस्त दे दी। दारा शिकोह को 2 दफ़ा शिकस्त देनी पड़ी थी, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, लेकिन इवेंचुअली दारा शिकोह को इम्प्रिजन कर दिया। अच्छा, आगरा में मार्च करने से शाहजहां ने मना भी किया औरंगजेब को कि यहाँ मार्च मत करना, यहाँ अपना लश्कर लेके मत आना। आगरा आया औरंगजेब ने ये भी साथ में कहा कि मेरे फादर से, अब मेरे अब्बू से जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, और एम्पायर हाथ से निकल रहा है, और अब मुझे टेक ओवर करना पड़ेगा एम्पायर को, क्योंकि एम्पायर वीक हो रहा है। और शाहजहां को भी इम्प्रिजन किया, और दारा शिकोह को भी इम्प्रिजन कर दिया, और दारा शिकोह को तो 1659 के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया, और शाहजहां को इम्प्रिजन में रखा। शाहजहां तकरीबन 8 साल इम्प्रिजनमेंट पर रहा, और 1666 में आगरा के अंदर इम्प्रिजन थे।
और प्रिजन की सूरत में ही उनकी मौत हुई है, और मौत के बाद उनको ताजमहल में दफना दिया, जहाँ पर जो उन्होंने अपनी मुमताज़ महल वाइफ के लिए बनाया था मकबरा पूरा, तो वहीं पर शाहजहाँ को भी दफना दिया था औरंगज़ेब ने। अच्छा, औरंगज़ेब ने मुराद को भी 1661 के अंदर मुराद को कोर्ट ट्रायल हुआ मुराद का कि उसने किसी क्लर्क को मार दिया था, कोई दीवान नाम का कोई ऐसा था, कोई क्लर्क था, उसको मार दिया था। तो उसका कोर्ट ट्रायल हुआ और कहा कि फाइनली मुराद को भी एग्जीक्यूट करना होगा। अब औरंगज़ेब के खिलाफ कोई और भाई नहीं था, एक और था चौथा शाह शुजा, उसका भी एंड ऐसे हुआ था कि वो अराकन के अंदर गया, अराकन बर्मा की तरफ एक इलाका है, वहाँ पर उसने एक आर्मी रेस करने की कोशिश की औरंगज़ेब को अपोज करने के, लेकिन वहीं के लोगों ने जो है शाह शुजा को मार दिया। ठीक है, तो ये उसके औरंगज़ेब के 3 भाइयों की पूरी डिटेल्स दी हुई है कि किस तरीके से उनको वो किस तरह ख़त्म हुआ। औरंगज़ेब डिफैक्टो रूलर, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रूलर वही रहा, आखिरी भाई बचा, आखिरी एयर टू द थ्रोन बचा। अच्छा, शाहजहाँ ने जो एम्पायर छोड़ा था वो काफ़ी पीसफुल था। औरंगज़ेब के जो रूल आया तो उसमें बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ आ गई, और हिंदूज़ ने और सिखों ने और मराठा ने, सब ने बहुत अपोज करना, मतलब हिंदूज़ तो मैंने पूरी मजमूई टर्म बोल दी, तो सब जितने भी राजपूत, जट और मराठा से सबसे ज़्यादा अपोजिशन हुई, सिखों से हुई, तो हर तरफ से अपोजिशंस मिली। तो औरंगज़ेब गोया कि बहुत शाह खर्च नहीं था, मतलब गुलछर्रे उड़ाने में जो पैसा लगता है ना वैसा नहीं, बल्कि बहुत ऑस्टेरिटी थी, मतलब बहुत कोई भी अय्याशी में खर्च नहीं करता था। मतलब म्यूज़िक ख़त्म कर दिया था उसने अपने कोर्ट यार्ड से, किसी किस्म की भी अल्कोहल और ये सब बैन कर दी थी। लेकिन इसके सारे के सारे जो पैसा जाता था मिलिट्री कैंपेन्स में जाता था, क्योंकि सबकी तरफ से रेबेलियंस थे। रेबेलियंस मतलब अगर जो रूलर के खिलाफ लड़ रहे हैं उनकी नज़र से देखे तो इनकलाब, मतलब चेंज लेके आना है बड़ा, कि रूलर को हटाना है अपनी जगह से। और रूलर की नज़र से देखे, जो रूल करने वाला है औरंगज़ेब की नज़र से देखे तो वो सब बागी हैं। तो इनके आपस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा, ऑल्दो ये कॉन्फ्लिक्ट रहा, लेकिन औरंगज़ेब का जो एम्पायर है उसके एक्सटेंट काफ़ी आगे तक चली गई। मतलब बिगेस्ट, अब तक लार्जेस्ट एम्पायर, मुगल एम्पायर जो टेरिटरी रही है वो औरंगज़ेब के दौर तक ही पहुंचे, उसके बाद वीक ही होती चली गई। लेकिन इसको होल्ड करना इतना एक्सपेंसिव था कि हर तरफ से कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे, तो वॉर्स में बहुत पैसा जा रहा था औरंगज़ेब का, तो तकरीबन ख़जाना मुगल एम्पायर का खाली हो चुका था इसमें। ठीक है, ये दक्कन का इलाका है, तो यहाँ से मराठास की तरफ से अपोजिशन थी। आप अगर नॉर्थ वेस्ट साइड की तरफ से देखें तो सिखों और राजपूतों की तरफ से थी, और फर्दर नॉर्थ चले जाएँ अगर, जो आज का NWF खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का, वहाँ से पठान ट्राइब्स की तरफ से अपोजिशन थी। तो ये ओवरऑल अपोजिशन हर तरफ से थी औरंगज़ेब के एम्पायर में। और वाकई अगर डिटेल में पढ़ना है तो अकबर और औरंगज़ेब के रूल्स को पढ़ें और फिर अपना खुद ही ओपिनियन जनरेट करें। औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट क्या रहा? मोस्ट कॉस्टली वॉज द कैंपेन अगेंस्ट द मराठास। मतलब पहले तो बता दिया कि किन किन से कैंपेन्स थे, एक तो राजपूतों से, सिखों से, सतनामी से और जट से और पठान ट्राइब से, ये तो थे। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो चला वो मराठास के साथ चला, और औरंगज़ेब के रूल ख़त्म होने तक समझो चला। मराठास के जो लीडर थे शिवाजी, उसको कैप्चर भी कर लिया, प्रिजन भी कर लिया, लेकिन वो प्रिजन से भी स्केप हो गया, और 25 साल लिखी हैं। 25 साल वैसे तो ज़्यादा, 1707 तक औरंगज़ेब का रूल है, वहाँ तक जो है ना मराठास के साथ कैंपेन्स चले ही हैं, अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स रहा ही है। लेकिन ना तो अकबर ने बख्शा और ना ही कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हुए। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में पूरी मुग़ल ट्रेजरी जो है, पूरा ख़जाना मुग़ल का, वो ख़त्म हो गया। ये अकबर के रूल, मतलब अगर औरंगज़ेब, नॉट अकबर, औरंगज़ेब के रूल में जो है यहाँ तक पहुँच गया मुग़ल एम्पायर, अकबर के रूल तक यहाँ था। अकबर के बाद फिर जहांगीर और शाहजहाँ के टाइम पे एक्सटेंड होता होता अकबर के, औरंगज़ेब के रूल तक काफ़ी साउथ तक चला गया था, लार्जेस्ट अब तक जितना गया था मुग़ल एम्पायर, उसके बाद कम ही हुआ है। अच्छा, औरंगज़ेब के रूल के बारे में हिस्टोरियंस की राय डिवाइडेड है। एक तरफ कह रहे हैं वो एंटी हिंदू था, दूसरी तरफ कह रहे हैं वो प्रो मुस्लिम था। एक तरफ कह रहे हैं कि वो टेम्पल्स तोड़ता था, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो टेम्पल्स को डोनेशन देता था। एक तरफ कह रहे हैं कि जिजिया जो कि अकबर ने एबॉलिश किया था, औरंगज़ेब दोबारा ले आया, जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स है, और टैक्स रेट्स भी बहुत हाई कर दिए, बहुत ज़्यादा जो भी टैक्सेस थे रेट्स हाई कर दिए। दूसरी तरफ कह रहे हैं औरंगज़ेब ने बहुत सारे लोकल टैक्सेस ख़त्म कर दिए। ठीक है, लेकिन टैक्सेस हाई होने वाली बात तो होगी, क्योंकि वॉर्स को फाइनेंस कर रहा है, तो यकीनन मुग़ल ट्रेजर ख़त्म हो रहा होगा, तो टैक्सेस तो ले ही रहे होंगे ज़्यादा।
ठीक है। अच्छा, औरंगजेब के टाइम पे ऑस्टेयर मेजर्स बहुत सारे लिए गए, मतलब सिंपल लिविंग की तरफ, कि पब्लिक मोरल्स हैं किसी किस्म के, अगर पब्लिक के अंदर कोई भी सोशल गैदरिंग्स है तो उसके मोरल्स के लिए, उसकी इखलाक के लिए बाकायदा सेंसर्स हायर किए गए कि भाई सेंसरशिप्स होगी, मतलब खुला खाता कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सेकेंडली, क्योंकि सेंसर्स है, मुगल कोर्ट तक बात चली जाएगी तो उसमें पनिश है। बैनिंग द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल की कंजम्पशन बैन कर दी। दाढ़ी की मैक्सिमम लिमिट भी सेट कर दी कि मतलब ये भी नहीं जितनी चाय रखो, उसकी मैक्सिमम लिमिट एक सेट की है, कितनी रख सकते हो मैक्सिमम। तो इससे भी जाहिर सी बात है जो और जिनके रिलीजन में और ज़्यादा दाढ़ी को बढ़ाना, तो उनकी तरफ से अपोजिशन आई होगी। इसी तरीके से डांसिंग एट कोर्ट, दरबार में नाच गाने अल्कोहल वगैरह सब खत्म हो चुका था। तो यहाँ खर्च नहीं होता था पैसा, लेकिन आर्किटेक्ट माइंड था तो पर्ल मोस्क, मोती मस्जिद बना दी दिल्ली में, ये वाले कुछ खर्चे हो जाते थे, लेकिन असल जो पैसा गया अगेन वॉर्स पे गया थ्रू आउट। टू मैनी ऑफ दीज मेजर्स वर वाइज, ताकि मैनर्ड लिविंग हो सके। बहुत सौ के लिए ये मेजर्स बहुत ज़्यादा अक्लमंदाना थे कि वैसे ही जो सोसाइटी है, हिंदुस्तानी सोसाइटी, वो बहुत जो है ना रस्म व रिवाज में ही घुसती चली आ रही थी, और आगे जाके ब्रिटिश ने भी इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया कि इनोवेशन नहीं आ रही थी किसी किस्म की, कोई बहुत एथिकली मैनर्ड सोसाइटी नहीं बन रही थी, बल्कि सबके अपने इतने 100 किस्म के रिचुअल्स थे, उसी में सब खत्म हो जाता था पूरा। औरंगजेब एबॉलिश मैनी लोकल टैक्सेस, बहुत सारे लोकल टैक्सेस खत्म कर दिए, लेकिन टैक्स बहुत हाई भी था इसके दौर में, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन्स को फाइनेंस करना, फिर मोती मस्जिद, ये सारी बातें हो गई पीछे। औरंगजेब की ज़िंदगी रही है 89 ईयर्स, और जब वो औरंगजेब की मौत हुई तो वो 50 साल हुकूमत कर चुका था ऑलमोस्ट, जितना समझ लो अकबर ने की, ठीक है। और औरंगजेब के बाद एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होता चला गया औरंगजेब के रूल के बाद। अच्छा, औरंगजेब, वही पुरानी स्टोरी, औरंगजेब ने अपने एम्पायर को 3 बच्चों में डिवाइड कर तो दिया था, लेकिन उसके बच्चों में आपस में फाइट हुई, और प्रिंस मुअज्जम जो कि बहादुर शाह 1 कहलाया, और बहादुर शाह 2 कौन था? जफ़र, जो आखिरी मुग़ल एम्परर था। 1857 में मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया, तो वो बहादुर शाह जफ़र जो कि बहादुर शाह 2 वही आखिरी एम्परर था, और उसके बाद बहादुर शाह जफ़र को जो है ना एग्जाइल कर दिया गया, रंगून भेज दिया गया, वही मौत हो गई। तो बहरहाल ये बहादुर शाह 1 की बात हो रही है फ़िलहाल। तो प्रिंस मुअज्जम ने थ्रोन लिया। अब अकबर की मौत के औरंगजेब की मौत के 12 साल बाद 12 एम्परर्स चेंज हुए। अकबर की मौत के 12 साल के दरमियान 12 मुग़ल एम्परर्स चेंज हुए। प्रिंस मुअज्जम आया, वो चंद ईयर सर्वाइव किया गया, तो उसके बाद उसके बच्चों में जो है ना थ्रोन की, मतलब कौन तख्त पे बैठेगा, फाइट हुई, और उसमें जो है जहांदार शाह जो है वो जीत गया सक्सेशन, वो आया तख्त पे, तो उसको मर्डर कर दिया गया, एक साल के अंदर ही उसको किल कर दिया गया। कोर्टियर्स नहीं, जो दरबारी, उन्होंने किसी ने किल किया था इसको। 12 साल बाद औरंगजेब की डेथ के लिखा जा रहा है 12 डिफरेंट पीपल क्लेम्ड द थ्रोन, ठीक है। द वंस स्टेबल मुग़ल एम्पायर, जो कि एक बहुत स्टेबल मुग़ल एम्पायर था, वो औरंगजेब की मौत के बाद फिर नहीं संभल सका और वो टूटता चला गया। यहाँ पर इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं, और इसके बाद औरंगजेब की जो सक्सेसर्स, मतलब औरंगजेब के बाद फिर जो बादशाह, जो मुग़ल बादशाह आए बाद में, तो वो किस हद तक इफेक्टिव थे, और इवेंचुअली फिर मुग़ल एम्पायर का एंड हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।